तो मंडे को जो क्लास होगी ये एडिशनल क्लास होगी, अपार्ट फ्रॉम द शेड्यूल 3 क्लासेस। वो मंडे 8 to 9, नोट कर लीजिए, 8 to 9 PM ये एडिशनल क्लास है फॉर द नेक्स्ट 2 months 3 months। अगर किसी को टाइम को लेकर है फटाफट मेरे को दो। किसी को टाइम को लेकर कंसर्न है इस पे? मंडे, एवरी मंडे सर मेरी क्लास होती है मॉर्निंग में, फिर स्कूल शुरू हो जाएगा, फिर चेंज करना मुश्किल होगा। और आजकल मॉर्निंग में तो और भी दिक्कत है। इसमें जिसका दिक्कत है वो मेरे को अंकित, क्या चीज की क्लास है तुम्हारी? बाकी और किसी को दिक्कत नहीं है, एक अंकित को दिक्कत है। सर मेरी मैथ्स की होती है 7 to 8:30, सिर्फ मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। अगर मैं इस टाइम को 8:30 करूं, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, किसी को नहीं दिक्कत है, मैं नोट कर दिया हूं। 8:30 to 9:30 PM होगा। तो बाकी लोगों का कोई कमेंट नहीं आया, तो मैं ये जूम कर रहा हूँ कि बाकी लोगों को दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद जो है अब हम लोग चल रहे हैं। पहले मैं अभी कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन जो है इसमें कुछ पढ़ा दूं, और उसके बाद जो है बैच ए जो है, ग्रुप ए जो है अकाउंट्स की, उसकी जो टाइम है एडिशनल सैटरडे कल है 8 to 9 PM जाना। 8 to 9 PM ग्रुप ए की एडिशनल क्लास है सैटरडे को। मैं लिख दे रहा हूं फिर से, कुछ कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। अभी थोड़ा ग्रुप ए की जो अकाउंट्स की है वो एडिशनल क्लास जो है सैटरडे 8 to 9 PM। ग्रुप बी अकाउंट्स की जो क्लास है एडिशनल, दैट विल बी ऑन मंडे 7 to 8 PM। और ग्रुप सी की जो है वो एडिशनल, वो 4 to 5 संडे 4 to 5 PM। 4 to 5 PM तीनों ग्रुप का मैंने दे दिया। सैटरडे 8 to 9 PM, मंडे 7 to 8 PM, संडे 4 to 5 PM। और इकोनॉमिक्स की जो है ये इको की है मंडे 8:30 to 9:30 PM। अब आइए हम लोग आगे पढ़ें। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखो, फिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे हमने पढ़ा था। आज मैं इसको इनकम मेथड को कंक्लूड करने जा रहा हूँ। इनकम मेथड में आपने जो है ये पढ़ा था डोमेस्टिक इनकम में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसको मैंने लिखवा दिया, समझा दिया। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स के असाइनमेंट भी दिए गए हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस, इसके कंपोनेंट को एक्सप्लेन किया गया। आज जो बारी है वो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है क्या, नोट कीजिए।
मैंने एक्सप्लेन किया था जब न्यूमेरिकल से पढ़ाने के दौरान में कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है, दैट इज नाइदर द एम्प्लॉयर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ एनीवन, इज नोन एज द सेल्फ एम्प्लॉयड इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, देखिए इसमें refers to the income of self-employed person comma profit of profits of unincorporated enterprises using their own resources, own labor, capital, entrepreneurship. Next paragraph. Their income are fixed in terms of wages, rent, interest and profit. Rent, wages, interest, profit. एग्जाम्पल में लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल if a doctor is using two rooms of his house to run his clinic, comma, he himself is the labor, and entrepreneur. Entrepreneur. E-N-E-U-R. An entrepreneur who has employed his own capital, comma, thus his gross earning in the form of consultation fees cannot be bifurcated
bifurcated into rent, wages, interest and and profit. Full stop. Therefore, it is taken as taken in the same combined form under the heading of mixed income of self-employed. Self-employed. यही है इसका अपना एक्सप्लेनेशन काफी क्लियर हो गया होगा इसमें। एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या डिफरेंस है। तो इसी में एक सब हेडिंग लिखिए, ऑपरेटिंग सरप्लस टी फॉर्म में नहीं लिखेंगे, 3 पॉइंट लिखेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस versus mixed income of self-employed. Operating surplus versus mixed income of self-employed. Operating surplus versus mixed income of self-employed. देखिए फर्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग सरप्लस is the income from property and entrepreneurship. While मैंने कहा न्यूमेरिकल्स के डाउट जो है आगे के क्लास में लिया जाएगा, आज नहीं लूंगा। While mixed income is the income from work मतलब लेबर, from a property and entrepreneurship. पहली चीज तो ये है, इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप होता है। प्रॉपर्टी में जो है आपका
टेंजेबल प्रॉपर्टी होगा तो रेंट होगा, इंटेंजेबल प्रॉपर्टी होगा तो रॉयल्टी होगा, कैपिटल जो होगा तो उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट होगा, और एंटरप्रेन्योर को जो है प्रॉफिट मिलती है। लेकिन मिक्स इनकम में जो वर्क है मतलब लेबर, इसके अगेंस्ट में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी दी जाती है। जो डॉक्टर फीस चार्ज करता है उसमें उसकी कंसल्टेंसी फीस में वो लेबर भी है। सेकेंड पॉइंट, ऑपरेटिंग सरप्लस, एक्रूड टू कॉर्पोरेट, ये 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एग्जाम में याद करके लिखना बहुत, मतलब जो रिकॉल करके लिखना मुश्किल हो जाता है। एक्रूड टू कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट एंड सेमी कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेज, सेमी कॉर्पोरेट या क्वासी कॉर्पोरेट enterprises, while mixed income is available to the self-employed households. Third point, operating surplus includes rent, interest and profit, while mixed income include rent, interest, profit and compensation of employees, and compensation of employees, and compensation of employees. ये 3 पॉइंट है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस वर्सेस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, हाँ जी बोलिए। सर सर मिक्स्ड इनकम में अगर इट इज आपने लिखवाया कि सर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो सर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहाँ से आ जाएगा? बिकॉज आपने लिखा है कि वो अपने आप सप्लाई करते हैं लेबर। हाँ तो वही तो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब नहीं कि एम्प्लॉय को नहीं दे रहे हैं, मतलब मैं खुद एम्प्लॉय हूँ। मान लो कि मैं प्राइवेट ट्यूशन देता पर्सनल कैपेसिटी में, आज की डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि नॉर्मल, जैसे मैं जब स्टार्ट किया था कैरियर, आई वाज ए प्राइवेट ट्यूटर, मेरे अंदर कोई एम्प्लॉय वगैरह नहीं थे, मैं अपना, मेरे घर में ही एक कमरा मैंने बनाया हुआ था, उसमें बच्चे आते थे, पढ़ते थे, जाते थे, या मैं बच्चों के घर में जाता था, पढ़ाता था होम ट्यूटर के रूप में। तो उसमें जो मैं लेबर दे रहा हूँ, आप जो मेरे को पैसा देते थे वो किस लिए देते थे? उसमें तो मेरा जो कंपोनेंट था, मेरा जो स्किल था, वो मैं यूज कर रहा था। तो यहाँ ये मत सोचो कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज किसी और को, मैं खुद ही अपना एम्प्लॉय हूँ। व्हाट माय पॉइंट, मैं खुद ही एम्प्लॉय हूँ, मैं खुद को दे रहा हूँ रिपोर्टेड वैल्यू। ये नहीं कि कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन मेरा एम्प्लॉय, इसलिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे आप देखिए, इस जगह मैंने क्या लिखा है,
इस जगह लिखा है वर्क, इनकम फ्रॉम वर्क, तो वर्क को क्या मिलेगा? आपको वर्क को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिलेगा, प्रॉपर्टी के लिए जो है रेंट मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा, इंडिपेंडेंट को प्रॉफिट मिलेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब ये नहीं है कि कोई मैंने एम्प्लॉय रखा हुआ, मैं खुद अपना काम कर रहा हूं, मैं खुद एम्प्लॉय, मैं खुद अपना एम्प्लॉय हूं, और मैं जो आपसे फीस चार्ज कर रहा हूं उसमें जो है कि वो मेरे वर्क के अगेंस्ट में आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कह सकते हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो है कि रेंट और इंटरेस्ट होगा, और इंटरप्रेन्योरशिप है ये इसके अगेंस्ट में प्रॉफिट होगी। यहां मिसगाइड मत हो कि ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब किसी और को मैं दे रहा हूं, जो मैं फीस आपसे चार्ज कर रहा हूं उसमें आप जो मेरे को दे रहे हो, आप मेरे को कंपनसेट कर रहे हो एक तरह से। यहाँ सर आप मेहनत कर रहे हो तो उसके एवज में है, ये आपका इंटरेस्ट होगा, ये पोर्शन प्रॉफिट का है, सबका कलेक्टिवली अलग अलग मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कलेक्टिवली आपसे चार्ज कर रहा हूं। क्लियर है तो बोलो। यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का, जैसे मैंने कहा था कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस अलग से समझ में आता है, मिक्स इनकम भी अलग से समझ में आता है, 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया है। नेक्स्ट आ गया ये नेट फैक्टर, नेक्स्ट टॉपिक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पूरी प्रैक्टिस छूट गई है। फ्रॉम अब्रॉड, क्या मतलब है इसका? ये हमारे को मालूम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। इसको डेफिनेशन और इसके कंपोनेंट्स, अगर आप लोगों को कंपोनेंट्स मालूम है इसके, एनएफआईए के 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है वो चैट में आप लिख सकते हैं, मैं उसको देख लूंगा, अभी पहले डेफिनेशन लिख लूं। लिखिए इस पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, net factor income from abroad net factor income from abroad is defined as income attributable to factor services rendered by the normal resident residents of a country to the rest of world less factor services rendered to them by the rest of the world. By the rest of the world. Next slide. There are 3 major components
the major components of NFIA that are as follows. That are as follows. First, net compensation of employees. Net compensation of employees. Net compensation of employees. देखिए इसमें it is the difference between the COE received by the nationals public resident of a country residents of a country from ROW rest of world and similar payment made to the rest of world. Made to the rest of world. Second point, net operating surplus. Net operating surplus. ब्रैकेट में net income from property, net income from property and entrepreneurship ठीक है। तो इसको जो कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह नेशनल के साथ है तो उसका हम लोग लेते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, इसको आप लोग खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड है नेट रिटेन्ड अर्निंग। नेट रिटेन्ड अर्निंग, ये पॉइंट नॉर्मली बच्चे लोग छोड़ देते हैं। रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनी abroad, of resident companies abroad. हाँ भैया रीज्वाइन करना है, ये तो अंडरस्टूड है। 9 to 10 की क्लास है ना, 10 बजे तक रीज्वाइन करना है, बिल्कुल करना है, तो अंडरस्टूड है। हाँ जिस दिन अगर स्टेमिना नहीं रहेगी उस दिन बोल दूंगा भैया आज दिलाने नहीं, बिल्कुल रीज्वाइन करना है। अभी थोड़े से एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। नेट रिटर्न अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनी अब्रॉड लिखिए।
ये पॉइंट जो है नॉर्मली छूट जाता है कि जो रेसिडेंट कंपनीज है, जैसे रिलायंस है, इंडियन रेसिडेंट है, अब वो अमेरिका में कोई एक्टिविटीज करता है, वहां की जो अर्निंग है वो रिटेन है वहां पे उनके कंपनी के इसमें, तो वो जो है वो भी हमारा कंसिडर किया जाएगा लिकेज में। द नेट रिटेन अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनी, द नेट रिटेन अर्निंग of resident companies abroad refers to the difference between the retained earning between the retained earning of resident companies located abroad and the retained earning of foreign companies of foreign companies located in the located in the domestic territory domestic territory of other countries of other countries. देख लीजिए, इसके बाद हम लोग